Welcome students, welcome to the e-learning session of accountancy. We had started with your third chapter, accounting principles, okay, and we have completed one session on that. We discussed about accounting principles, accounting assumptions, accounting concepts, and the meanings of these three, and then three different accounting concepts we discussed. One was going concern, one was consistency, and another one was accrual concept. So these are the things we have covered in our previous session. So in today's session, we will be covering, let's see the topics. We will cover all the principles, okay, whatever principles are there in your syllabus. There are 9 principles in your syllabus. We will discuss one by one all of them, okay. So first one is business entity principle, the second one is money measurement, the third one is accounting period principle, fourth is full disclosure, fifth is materiality, sixth is conservatism, and seventh is historical cost, eighth is matching principle, and the last one is dual aspect principle, okay. So these are the principles that we will covering in today's session, okay. So let's begin with the first one, that is business entity principle. We have already discussed what is the meaning of principle. Principle means rules, set of guidelines which we follow, which all the accountants all over the world, okay, they have given their acceptance and they follow it for the purpose of accounting, okay. Okay students, let's discuss the first principle, that is business entity principle, ठीक है. तो business entity का मतलब क्या होता है? business entity का मतलब होता है business की existence, business की एक separate identity, है ना. हमें business entity principle ये बता रहा है कि हर बिजनेस की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, एक अलग एग्जिस्टेंस होता है. वो एग्जिस्टेंस उसके ओनर से अलग होता है ना. ओनर कौन होगा? ओनर्स वो है जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो ओनर हो गया सोल प्रोप्राइटर. अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो पार्टनर्स ओनर हो गए, और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो शेयर होल्डर्स ओनर हो गए. तो चाहे जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, है ना, उसमें जो लोग भी कैपिटल लगाते हैं दे आर द ओनर्स. तो ये प्रिंसिपल जो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये हमें ये बता रहा है कि बिजनेस का जो आइडेंटिटी है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो उसके ओनर से अलग होता है ना. वो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है बिजनेस, और ओनर्स अलग होते हैं, बिजनेस अलग होता है, ओके. सो लेट्स सी द बोर्ड. बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है. बिजनेस और ओनरशिप में फर्क होता है, बिजनेस की अलग पहचान होती है. ऑल्सो उसके क्रेडिटर्स, उसके इन्वेस्टर्स, जो लोग भी हैं, जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके जो प्रेजेंस है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो अलग है, बिजनेस की अलग एग्जिस्टेंस है. इट शुड हैव अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. इसीलिए कहा जाता है, ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि हर बिजनेस को अपनी एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, हर ट्रांजैक्शन को जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो ओनर है उसका जो अपना जो कोई भी बुक्स या रिकॉर्ड्स है, उससे इस बिजनेस के रिकॉर्ड्स का कोई लेनी देनी नहीं है. बिजनेस का जो रिकॉर्ड्स है वो सिर्फ बिजनेस के अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा. ओनर या जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या शेयर होल्डर्स है ना, उनके अपने ट्रांजैक्शंस, पर्सनल ट्रांजैक्शंस का बिजनेस के ट्रांजैक्शंस से कोई लिंक नहीं होता. इसीलिए उनके पर्सनल ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे. यहाँ पे सिर्फ जो सेट ऑफ बुक्स है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है. अब जो प्रोप्राइटर है या जो कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो अपनी अगर पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है उनको, तो उनको सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अलग मेंटेन करनी होगी. बिजनेस के लिए दे ऑलवेज शुड हैव अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ओके. प्रोप्राइटर इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस फॉर कैपिटल. इसीलिए ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कैपिटल जो है, जो बिजनेस में लगाई जाती है, उतने अमाउंट से जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो क्या माने जाते हैं? बिजनेस के क्रेडिटर माने जाते हैं. कैपिटल को एक लोन की तरह ट्रीट किया जाता है. इसीलिए हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी, अगर आपसे पूछा जाए आगे जाके व्हाई कैपिटल इज अ लायबिलिटी, वो तो ओनर का ही फंड है, तो आपको ये बताना होगा कि हु इज द ओनर. ओनर तो खुद ही क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस में, है ना. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो बता रहा है हमें कि जो एक ओनर होता है, वो जो कैपिटल लगाता है, वो कैपिटल एक तरह से लोन है बिजनेस के लिए, है ना. वो बिजनेस में पैसा जो लगा रहा है, उतने पैसे से बिजनेस जो है उसका ऋणी बन जाता है. बिजनेस को वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है ना. बिजनेस हैज टू रिटर्न दैट कैपिटल टू द ओनर. इसीलिए जो ओनर का फंड है, वहां पे जो ओनर की कैपिटल इन्वेस्टेड है, उतने अमाउंट से उसको क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस में, ठीक है.
and capital will be returned to the owner after the business completes its you can say existence. जब भी बिजनेस ओवर हो जाता है, बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, तो ये जो कैपिटल का अमाउंट है ये ओनर को वापस मिलता है, ठीक है. अमाउंट विथड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. इसीलिए जो ओनर अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें से अगर कोई भी अमाउंट वो निकालता है पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है, ठीक है. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपना पैसा जो बिजनेस में लगाया उसी में से कुछ निकाल रहा है, इसीलिए वो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है ड्रॉइंग्स का अमाउंट. ओके. एंड द लास्ट वन इज प्रोप्राइटर्स पर्सनल एसेट्स आर सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एसेट्स. बिजनेस का जब एग्जिस्टेंस अलग है प्रोप्राइटर से, ओनर से, तो उसी तरह से बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनका भी प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स से कोई लिंक नहीं है ना. बिजनेस के एसेट्स अलग होते हैं, प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है. So this is what we have learned about business entity principle. हम हमेशा याद रखना होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस की आइडेंटिटी हमेशा अलग होती है, बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग होता है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है बिजनेस के लिए, है ना, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो है वही रिकॉर्ड होते हैं. और प्रोप्राइटर जो होता है वो बिजनेस का क्रेडिटर होता है, उसका जो कैपिटल होता है वो बिजनेस रिटर्न करता है, और जो अमाउंट वो खुद विड्रॉ करता है उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं. सो दीज आर द थिंग्स वी लर्न इन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. ओके. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. मनी मेजरमेंट, बार बार ये चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, फर्स्ट चैप्टर से, कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं. सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं जिनको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके, है ना. लेट्स सी. Transactions capable of being measured in terms of money, वही transactions जिनको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगे. और कोई ट्रांजैक्शन चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, एनी इंपॉर्टेंट इवेंट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है. तो ऐसा कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है, ऐसा कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, कितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि अगर मेजर ही नहीं कर सकते हम लोग मनी के टर्म्स में, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड अकाउंटिंग में नहीं करेंगे, ठीक है. एंड इट शुड हैव एन इफेक्ट ऑन द एसेट और लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ये हम लोगों ने पढ़ा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर हो और जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे, जो बिजनेस की एसेट्स या लायबिलिटीज के पोजीशन को अफेक्ट करे, उस पर कोई प्रभाव डाले, उसको चेंज करे, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करे. तो ऐसे ट्रांजैक्शंस which have an effect on asset or liability of the business, on the financial position of the business, okay, which changes the financial position of the business, such transactions are called financial transactions. And only those transactions which are financial, that means which can be measured in terms of money, can be recorded in business. ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बता रहा है, ठीक है. तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है, ओके. And the last one, the third one is accounting period principle. आपने एक टर्म सुना है अकाउंटिंग साइकिल, है ना. अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके लिए क्या चेन हम लोग फॉलो करते हैं, चेन ऑफ स्टेप्स. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एंड फाइनली मेकिंग द फाइनल अकाउंट. तो ये सारे स्टेप्स हम लोग हर एक अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो करते हैं, है ना. तो ये अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है और ये हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है एक, जिसमें अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में लाया है, ठीक है. ये क्या बोल रहा है कि बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड. ये हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले जब फर्स्ट सेशन लिया था तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है. गोइंग कंसर्न मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए या फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए चलता ही रहेगा. इसमें ऐसे कोई भी आज की तारीख में खड़े होकर अगर आप देखें या सोचें, आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है ये मानने का कि आपका बिजनेस कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है ना. ऐसा कोई कारण नहीं है आपके पास फिलहाल जिससे कि आपको ये लगे कि बिजनेस कुछ दिनों बाद क्लोज डाउन होने वाला है, ठीक है. तो आप मान के चल रहे हो कि फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब आज से खड़े हो कि आप जितना फ्यूचर देख पा रहे हो उस फ्यूचर में आपको अपना बिजनेस रनिंग हालत में दिख रहा है ना. आपको लग रहा है कि बिजनेस विल कंटिन्यू, ओके, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड.
आप ये बिल्कुल नहीं जानते हो कि किसी भी समय आपका बिजनेस कोई कारण से बंद होगा, आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो दिस इज नोन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, आप जब भी अकाउंटिंग करते हो, आप जब भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो आप ये मान के चलते हो, अज्यूम करके चलते हो कि आपका बिजनेस चलने वाला है, बीच में रुकने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि आप बिजनेस के शॉर्ट टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म, ये सारे डेफिनेशन आते हैं, एसेट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सारे क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोगों ने मान के चला है कि लॉन्ग टर्म में भी बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है ना, तभी तो लॉन्ग पीरियड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, नहीं तो सारी चीजें शॉर्ट पीरियड की होती है ना। दैट इज वाई अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है ये हमें ये बोलता है कि बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट मतलब आपको पता नहीं है कि कितने समय तक चलेगा, लंबे समय तक चलता ही रहेगा, ठीक है। ट्रू रिजल्ट कैन बी एसरटेन ऑन क्लोजर ओनली। कोई भी बिजनेस का हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रॉफिट या लॉस पोजीशन क्या है, हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग अकाउंटिंग रिजल्ट को जानने की कोशिश करते हैं ना, बिजनेस के रिजल्ट को। लेकिन बिजनेस का जो एक्चुअल रिजल्ट है, ट्रू रिजल्ट जो है, वो उसके क्लोजर के टाइम में पता चलता है। क्यों क्लोजर के टाइम में पता चलता है? ये क्लोजर के टाइम में हमें समझ में आता है जो कैपिटल इन्वेस्टेड था उसमें क्या चेंज आया है, वो कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है ना। तो एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इज सेट टू बी ascertained only at the time of its closure। लेकिन आप क्लोजर के लिए वेट तो करोगे नहीं, क्लोजर हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल बाद हो, है ना। तो उतने साल बाद आप रिजल्ट लेकर आओगे, तो आपके जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, वो अपना काम कैसे करेंगे? जैसे गवर्नमेंट हो गए, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, है ना, बिजनेस जो डील जो हमारे साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, है ना, अलग अलग पर्पज के लिए। तो इनको जब बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए, वो तो हर पीरियड के चाहिए, हर थोड़ा थोड़ा समय में इंटरवल के बाद उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इफ दे विल हैव टू वेट फॉर द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, देन दे विल हैव टू वेट फॉर एवर, है ना। सो फॉर दैट रीजन क्या होता है कि एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स, है ना। शॉर्ट शॉर्ट पीरियड का टाइम इंटरवल्स में पूरे एंटायर लाइफ जो है बिजनेस की, सपोज करिए 25 साल बिजनेस चलने वाला है, या 30 साल, 50 साल, 100 साल, तो जितना भी उसका एंटायर लाइफ है उसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करके, है ना, अकाउंटिंग के पर्पज से ये टाइम इंटरवल्स बनाया जाता है, जिससे कि आप प्रॉफिट को मेजर कर सको, है ना। हर थोड़े दिन बाद आप मेजर कर सको कि कितनी प्रॉफिट हुई है, ठीक है। तो इसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, जो छोटा छोटा टाइम इंटरवल होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसमें हम लोग उसको डिवाइड किया हुआ है, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बताया 1 साल का होता है ना, फॉर 12 मंथ। Sometimes it can be more than 12 months, sometimes it can be less than 12 months, generally it is of 12 months, ठीक है। तो ये 12 मंथ का जो पीरियड होता है, इसी में हम लोग एक अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं, जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देन देयर रिकॉर्डिंग, देयर क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड ऑल दैट स्टेप्स आर फॉलोड, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या सॉरी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बता रहा है कि एक बिजनेस का जो भी लाइफ होता है उसको छोटे छोटे अकाउंटिंग इंटरवल्स, अकाउंटिंग पीरियड इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, बट इन फैक्ट दिस एक्चुअल रिजल्ट कैन बी एसरटेन ओनली एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो वी हैव नाउ स्टडीड 3 मेन प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि बिजनेस और ओनरशिप अलग अलग चीजें, बिजनेस और प्रोप्राइटर दो अलग अलग आइडेंटिटी है, ठीक है, सेपरेट है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर होने वाले ट्रांजैक्शंस को ही बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एंड थर्ड वन दैट वी डिस्कस टुडे इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कि हमें ये बता रहा है कि एक बिजनेस के जो टोटल लाइफ है उसको शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड करना है ना, और उस पीरियड का प्रॉफिट का मेजरमेंट करना है। अदरवाइज फाइनल जो प्रॉफिट या लॉस पोजीशन है या फाइनल जो रिजल्ट है बिजनेस का, वो बिजनेस के क्लोजर के समय ही पता चलता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी स्टडीड इन द फर्स्ट 3 principles. Okay, let's begin with the next few principles. We will now move on to our 4th principle, that is full disclosure principle, ठीक है। तो full disclosure principle क्या बोलता है ये हम लोग पढ़ते हैं। All significant information should be
कंप्लीटली डिस्क्लोज। अच्छा, डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है, पहले तो ये जानिए। डिस्क्लोज करना मतलब बताना, है ना। डिस्क्लोज करना मतलब कोई भी चीज बताना, कोई चीज को सबके सामने लाना, है ना, दैट इज डिस्क्लोजर। सो डिस्क्लोजर शुड बी ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, बिजनेस के रिलेशन में, है ना, जो बिजनेस पे कुछ इफेक्ट छोड़ रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को फुल डिस्क्लोजर करना है, फुल्ली डिस्क्लोज करना है, कंप्लीट डिस्क्लोजर करना है, मतलब खूब डिटेल में उनके बारे में, उनकी छोटी छोटी भी कुछ भी बातें, तो ऐसे ट्रांजैक्शन की रिलेटेड हर बात डिटेल में यूजर्स तक पहुंचानी होगी। ये कौन बता रहा है, ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बता रहा है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोल रहा है जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है बिजनेस के, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में हर कुछ बताना होगा यूजर्स को, है ना। तो उनके बारे में सारे डिस्क्लोजर करने जरूरी, कंप्लीट डिस्क्लोजर, ठीक। Any claim of very big amount pending in the court against the business should be disclosed। मतलब कोई भी तो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है बिजनेस की। कंटिजेंट मतलब किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करने वाली लाइबिलिटी, है ना। कोई ऐसी लाइबिलिटी है बिजनेस की, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है बिजनेस की जो किसी और चीज पे डिपेंड करती है। अगर वो इवेंट होगा या वो इवेंट नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन पे वो लाइबिलिटी निर्भर करती है ना। या तो इवेंट के होने पे होने वाली लाइबिलिटी है, या कोई इवेंट ना हो तब वो लाइबिलिटी आने वाली है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो उसको हम लोग कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिजेंट मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो किसी चीज के होने या न होने पे निर्भर करती हो, ठीक है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर कोई है बिजनेस की, तो उसका भी डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए। ये कौन बता रहा है, ये भी हमें फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बता रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए बिजनेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा सा क्लेम है, क्लेम किसका है, कोई भी थर्ड पार्टी का, जिसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई तरह का लीगल केस फाइल कर दिया है ना, कोर्ट में केस चल रहा है बिजनेस के अगेंस्ट, और अगर वो केस बिजनेस हार जाता है तो उसको कुछ बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गई, कंटिजेंट लायबिलिटी। ये क्यों, ये कंटिजेंट क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि कोर्ट का जो केस है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीतेगा कि हारेगा, है ना। तो वो हारेगा तो ये लायबिलिटी आएगी। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। व्हाट इवेंट, इवेंट ऑफ लूजिंग द कोर्ट, लूजिंग द पेंडिंग लॉ सूट, है ना। जो भी लॉ सूट चल रहा है वो अगर लूज करता है ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस पर ये लायबिलिटी आएगी, है ना। ये जो क्लेम है ये अगर वो हार जाता है तब आने वाली है। तो इसके बारे में, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा अमाउंट का क्लेम है, बहुत बड़ा अमाउंट का ऑब्लिगेशन आ सकता है बिजनेस पे, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट बिजनेस के यूजर्स पे पड़ेगा, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, जो इसके ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, जो इसके क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, सब पे, है ना, एम्प्लॉइज हैं, सभी पे इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करने वाला ये सिचुएशन है ना। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट बिजनेस को देना पड़ गया तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक बार इफेक्ट होगी। तो इससे जो लोग भी फाइनेंशियली बिजनेस से जुड़े हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए इसका जो है फुल डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी हो, खास करके जिसकी लायबिलिटी बहुत बड़ी अमाउंट की हो, ऐसी लायबिलिटी, ऐसी कंटिजेंट लायबिलिटी का भी डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए। ये हमें फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बता रहा है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर बिजनेस की कोई पॉलिसी चल रही, पॉलिसी मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी की बात नहीं है, पॉलिसी मतलब एक तरीका से जिससे बिजनेस को मेंटेन किया जा रहा है, अकाउंटिंग की जा रही है, रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं, है ना। एक पॉलिसी चल रही है, एक तरीका, एक मेथड फॉलो हो रहा है। उस मेथड में अगर कोई भी साल कोई चेंज आता है, जब तक वो कंटिन्यूएशन में एक ही, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है ओवर द ईयर्स। हर साल, जितने भी साल बिजनेस रन होगा, एक ही तरह से वो बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांजैक्शन को। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि वो स्टैटिक नहीं होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कभी कभार अगर जरूरत पड़ी तो चेंज किया जा सकता है। तो चेंज तभी किया जाएगा जब बहुत जरूरी हो और जिससे प्रेजेंटेशन और अच्छा हो, है ना। ऐसी सिचुएशन चेंज अलाउड है। तो जब भी चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसी में, अकाउंटिंग मेथड में, है ना, अकाउंटिंग के तरीके में, तो ऐसे चेंज को फुल डिस्क्लोजर दिया जाएगा।
उसके बारे में बताया जाएगा कि ये चेंज हुआ है ना। जैसे सपोज करिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो था वो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड हो रहा था, अब हम लोगों को लगा कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपने क्या किया, अभी तक इतने सालों तक स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर थे, आपने सडनली इस साल से रिटन डाउन वैल्यू मेथड स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या है, पॉलिसी का चेंज है ये, है ना, मेथड का चेंज है, इसको आपको, और ये एक मेजर चेंज है, तो इसीलिए इसको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। खाली चेंज नहीं बताना है, चेंज क्यों किया है और इस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, ये सब भी बताना है, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर से हमारा मतलब है कि अकाउंटिंग का कोई पॉलिसी अगर चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, ये सारी चीजें बताने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, है ना। तो कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो या कोई इंपॉर्टेंट कंटिजेंट लायबिलिटी हो, कोई बड़ा क्लेम हो, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो, या कोई भी इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर है, तो यूजर्स तक उसको कंप्लीट, है ना, उसमें कुछ छुपाना नहीं है, वो पूरी तरह से डिटेल में यूजर्स तक पहुंचाना है, ठीक है। ये हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल था। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी, मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सिग्निफिकेंट और मटेरियल दोनों एक ही चीज है। तो सिग्निफिकेंट या मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है उसका डिस्क्लोजर फुल और कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बता रहा है जो इमटेरियल, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है, जिनका बहुत ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा बिजनेस पे, उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, उसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल्स है, इनके ये एक तरह से यू कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये वाला जो प्रिंसिपल है ये बोल रहा है कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, और ये बोल रहा है जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी, अनइम्पॉर्टेंट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट, इमटेरियल या इररिलेवेंट, अननेसेसरी कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बिजनेस पे, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। या तो शॉर्ट में रिकॉर्ड कर लीजिए या इग्नोर भी किया जा सकता है, ठीक है। और या फिर कुछ केसेस में इट कैन बी मर्ज, ओके, इट कैन बी मर्ज विद अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका बहुत ज्यादा असर नहीं है, तो देयर कैन बी टू मेथड्स, वन कैन बी टू इग्नोर दैट कंप्लीटली, उसको इग्नोर कर दिया जाए, रिकॉर्ड ही ना किया जाए अगर वो इतना इररिलेवेंट है। और अगर वो थोड़ा सा भी रेलिवेंस रखता है तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, इंपॉर्टेंट आइटम्स है, उनके साथ इसको मर्ज कर सकते हो, है ना, उसके साथ इसको ग्रुप टुगेदर कर सकते हो और एक साथ में क्लासिफाई करके एक साथ में रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। नाउ मटेरियलिटी जो है ये सब्जेक्टिव होती है। मतलब क्या है कि मटेरियल फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मतलब क्या है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन, अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, उसी तरह यही सेम ट्रांजैक्शन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना मटेरियल नहीं हो सकता, इतना इंपॉर्टेंट हो सकता ना हो, है ना। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, फुल डिस्क्लोजर देगा। लेकिन अगर यही सेम ट्रांजैक्शन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना मटेरियल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो वो इसको वैसे डिस्क्लोजर नहीं देगा, उतना ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होगी इस ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो आप ये नहीं कंफ्यूज हो सकते कि मैम ये तो वहां तो आपने बोला था कि ये मटेरियल है, यहाँ आप बोल रहे इमटेरियल है। मटेरियल जो है वो किसी कहीं पे वो मटेरियल हो सकता है और कहीं पे वही चीज इमटेरियल भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन योर बुक कि जैसे स्मॉल टूल्स है ना, स्पेयर टूल्स, कुछ ऐसे छोटे मोटे एसेट जो हैं जो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन बोली जाएगी और वो अच्छे से डिटेल रिकॉर्डिंग करेगा उसकी, है ना। लेकिन अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें स्पेयर टूल्स की, छोटे मोटे टूल्स की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, वहां तो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, तो इसलिए वहां पे स्पेयर टूल्स की इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, वहां पे ये इमटेरियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई रिपेयरिंग शॉप है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्पेयर टूल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वहां पे इसको मटेरियल इंफॉर्मेशन का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी
फोर्थ प्रिंसिपल पढ़े हैं फुल डिस्क्लोजर एंड फिफ्थ वन इज materiality principle. Okay, next we will move on to the conservatism principle. Let's begin with the next principle, that is conservatism principle. ठीक है, इसी को हम लोग prudence principle भी बोल सकते हैं. ठीक है, principle of prudence. Prudence मतलब किसी काम को बहुत होशियारी से करना है, सोच समझ के समझदारी से करने को प्रूडेंस बोलते हैं. ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है, जब आप कंजर्वेटिव एटीट्यूड रखते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम में. क्या कंजर्वेटिज्म आप फॉलो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग सेफ, यू आर ट्राइंग टू प्ले सेफ. आप अपने जितने भी लायबिलिटीज हैं, है ना, जितना भी आपको लगता है कि आने वाले समय में आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनको आप ज्यादा अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट वगैरह है उसको आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. मतलब क्या है, जस्ट सी द बोर्ड, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड. एंटिसिपेटेड मतलब जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं कि लॉस होगा ही, लेकिन आपको अगर एंटिसिपेशन भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई जरा सा भी चांस है लॉस होने का, एंड यू नो दैट देयर इज अ चांस, आप उसको रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, दिस इज कंजर्वेटिज्म. बट अनरियलाइज्ड गेन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. उसी तरह से अगर आपको एंटिसिपेशन है कि कोई फायदा होने वाला है, गेन होने वाला है, वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे. आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाए, जब तक वो आपको मिल ना जाए. ठीक है, तो लॉसेस अगर होने का चांस भी है तो भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन गेन अगर जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाए, जब तक रियलाइज ना हो जाए, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि हाँ गेन हो रहा है, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट इज प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटीज. आपको आगे जाके आप पढ़ेंगे एक टर्म होता है प्रोविजन. प्रोविजन मतलब कुछ पैसा निकाल के आप अलग रखते हो कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, है ना, दैट इज नोन एज प्रोविजन. आप किसी काम के लिए इतना पैसा अलग से रखे हैं, कोई नोन लायबिलिटी के लिए, अगर आपको पता है कि हाँ ये लायबिलिटी होने वाली है फ्यूचर में, आप उसके लिए पैसा अलग से रख देते हैं, जिससे कि मे बी उस टाइम पे जब ये लायबिलिटी आ जाएगी आपके ऊपर, आपके पास उस समय इतना पैसा ना हो, स्कोप ना हो पेमेंट का, इसलिए आप पहले से जब आपके पास स्पेयर पैसा है बिजनेस में, आप उसको प्रोविजन बना के रख देते हो उस लायबिलिटी के लिए, जो कि आपको पता है कि आने वाली है फ्यूचर में. ठीक है, दैट इज नोन एज अ नोन लायबिलिटी. पता है कि ये लायबिलिटी आएगी, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो. तो व्हाट इज दिस प्रोविजन, दिस मीन्स कंजर्वेटिज्म. आप सोच लिए हो कि लायबिलिटी आने वाली है, तो उसकी तैयारी आपने शुरू कर दी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप करने लग जाते हो. एंटिसिपेशन होने पे ही, आपको कंफर्म नहीं है कि लायबिलिटी होगी ही, लेकिन अगर जरा सा भी चांस है तो रिकॉर्डिंग होगी. लेकिन अगर गेन होने वाला है तो उसके चांस पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जब वो रियलाइज हो जाएगा तब रिकॉर्डिंग होगी. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना जो लॉसेज है या पेमेंट है, लायबिलिटी है, उसको रिकॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस देके कर रहे हैं, और जो गेन होने वाला है उसको हम लोग तब तक रियलाइज नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में हो ना जाए. ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट. अब ये जो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, इसको समझदारी बोली जाती है, ये इसका आउटकम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि जनरली आपको जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, उसकी जो प्रॉफिट होती है ना, वो कम दिखाई जाती है. ठीक है, वो क्यों कम दिखाई जाती है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. आप अपने को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहे हो कि हाँ इतनी ज्यादा प्रॉफिट है, बल्कि एक्चुअल प्रॉफिट से भी आप कम दिखाते हो अपने को सेफ साइड में रखने के लिए, है ना. उसी तरह से आप अपने एसेट्स को भी अंडर वैल्यू करके दिखाते हो, आप अपने एसेट्स के दाम को भी बढ़ा चढ़ा के, या उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो भी नहीं दिखाते हो, आप उसको कम दिखाते हो, है ना, जिससे कि आप एक सेफ साइड में रहो, आपके ऊपर कभी भी किसी सिचुएशन में कोई बर्डन नहीं आए, फाइनेंशियल बर्डन ना आए. एंड यू ओवरस्टेट योर लायबिलिटी. आपकी जो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, जो बाहरी लोगों को पेमेंट करना है, ऑब्लिगेशंस है, उसको आप हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाते हो, जिससे कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहो कि अगर कोई कारण से आपको पैसा देना पड़े तो आपके पास कभी भी शॉर्टेज ना हो फंड की. ठीक है, तो ये सब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बताता है आपको कि किस तरह से आपको बहुत समझदारी से बिजनेस की रिकॉर्डिंग करनी थी, ट्रांजैक्शन की, है ना. आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है, आपको अपने लॉसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि उसके ठीक से आप रिकॉर्डिंग करें. अपने एंटिसिपेटेड कोई लायबिलिटी है उसको अच्छे से रिकॉर्ड करें, जिससे कि फाइनल पेमेंट के टाइम में कोई भी तरह की परेशानी ना आए, है ना. अगर कोई नॉन लायबिलिटी है, फ्यूचर में आने वाली है, पक्का पता है, उसके लिए प्रोविजन बना के रखे पहले से. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे हो तो अपने प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से कम करके दिखाइए, है ना. अपने बैलेंस शीट में अपने एसेट्स को
ओवर वैल्यू मत करिए, उसको अंडर वैल्यू करके रखिए, जिससे कि कभी भी आपको उनकी मार्केट वैल्यू में चेंज आता है तो उससे आपके पोजीशन पे, आपके एसेट या लायबिलिटी पोजीशन पे बहुत ज्यादा बुरा असर न पड़े, है ना। और अपनी लायबिलिटीज को हमेशा ओवर स्टेट करके रखिए, ओवर मतलब ज्यादा दिखाइए, जिससे कि एक्चुअल जो लायबिलिटी है उससे हमेशा आपके पास पैसा ज्यादा रहे, जिससे कभी भी इस लायबिलिटी में जरा भी इंक्रीज हो तो आप पेमेंट करने की पोजीशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. दिस सेज एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट अ प्राइस एट विच इट वाज परचेज, ठीक है। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, हिस्ट्री मतलब पास्ट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो मतलब वो कॉस्ट जिस दाम पे, जिस प्राइस पे एसेट को खरीदा गया था, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये कहता है अकाउंटेंट से कि जब भी आप एसेट्स की रिकॉर्डिंग करिए तो उनको बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाइए, मतलब जिस दाम पे वो खरीदे गए थे, है ना, चाहे जितना भी साल हो जाए उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाइए. सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड. आप ये जानकारी रखिए कि आपके एसेट किस दाम पे खरीदे गए थे, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, और अभी उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी जानकारी होना अलग बात है, लेकिन मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाती. मार्केट वैल्यू पे बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि मार्केट वैल्यू इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, है ना, वो बार बार बढ़ती घटती रहती, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी. तो यू कैन नॉट टेक इट एज अ बेसिस, है ना, एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. यू कैन टेक दैट एज अ बेस फॉर मेजरमेंट विच इज स्टेबल, विच इज फिक्स्ड, है ना. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, जिस दाम में खरीदा गया है वो तो दाम चेंज हो नहीं सकता. तो उसी दाम पे एक यू कैन से स्टैटिक प्राइस पे, एक फिक्स्ड प्राइस पे जो कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो इसी प्राइस पे किया जाता है. अब आप ये बोलोगे कि मैम ये क्या कितने भी साल हो जाए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे? नहीं, ऐसा नहीं है. हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग होती है, इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है ना, सबसे पहली रिकॉर्डिंग जब बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाए जाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाते हैं. फिर धीरे धीरे जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होते होते तो वो दाम बिल्कुल वैल्यू से कम होती ही जाती है ना. तो ऑब्वियसली एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में हर साल आपको कम होती नजर आएगी, अनलेस कि कोई नया एसेट परचेज किया गया हो तो अलग बात है. नहीं तो अगर पुराना एसेट चला आ रहा है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो पहली रिकॉर्डिंग जो होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगी. ये हमको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बता रहा है. ठीक है, और मार्केट वैल्यू का जानकारी रहेगा, मार्केट वैल्यूएशन होता रहेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है. ठीक है, so we have learned conservatism और prudence principle, जिसको बोलते हैं बहुत playing safe, है ना, समझदारी के साथ, होशियारी के साथ रिकॉर्ड को मेंटेन करना. एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि किस तरह से इनिशियल रिकॉर्डिंग जो होती है, जो पहली रिकॉर्डिंग होती है एसेट्स की, वो हिस्टोरिकल यानी जो परचेज प्राइस है एसेट्स की उस पे होती है. ओके, so we have come to the last 2 points, that is matching principle and dual aspect principle. Okay, let's discuss them. Okay students, so we have come to the last part of our discussion today, that is the 8th point, that is matching principle, है ना. मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीजों की मैचिंग हो रही, कोई चीजों का कंपैरिजन हो रहा है ना. क्या हो रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट करने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या होता है इसमें? ऑल कॉस्ट ऑफ वन पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड. आप जब भी कोई कॉस्ट इनकर करते हो तो कोई पर्पस से इनकर करते हो, है ना, उससे रिलेटेड कुछ रेवेन्यू मिलने वाला है, तभी तो आप कुछ खर्च उठा रहे हो. कोई भी खर्च आप क्यों उठाते हो? क्योंकि आपको मालूम है उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, है ना. तो वो जब इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, वो जो रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू से इस कॉस्ट को मैच किया जाता है और तब उनकी रिकॉर्डिंग होती है ना. क्या होता है? फर्स्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज. सबसे पहले आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हो, आप देखते हो कि हाँ कितना रेवेन्यू हुआ है ना. उसके बाद उस रेवेन्यू से रिलेटेड कौन सा कॉस्ट आपने इनकर किया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो पहले आप रेवेन्यू देखते हो कि व्हाट इज द रेवेन्यू दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. क्या रेवेन्यू हुआ है एक पीरियड में, और उस पीरियड में जो रेवेन्यू हुआ है उस रेवेन्यू से रिलेटेड आपने क्या कॉस्ट इनकर किया था, उस कॉस्ट को आप बाद में रिकॉग्नाइज करोगे. जबकि कॉस्ट आपने इनकर पहले किया, रेवेन्यू बाद में हो रहा है, लेकिन आप रेवेन्यू को पहले रिकॉग्नाइज करते हो, फिर उससे रिलेटेड कॉस्ट को मैच करके तब रिकॉग्नाइज करते हो. ठीक है,
तो मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये बता रहा है कि आप जो भी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करने जाओ, रिकॉर्ड करने जाओ, तो आप उससे इसका रिलेटेड रेवेन्यू को पहले देख लो, और जिस पीरियड में आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता हुआ दिख रहा है इस कॉस्ट से रिलेटेड, उसी पीरियड में आप इस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करो। आपने उसको इनकर कर लिया है, लेकिन फिर भी इसको रिकॉग्नाइज कब करोगे? जिस पीरियड में इससे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ, ठीक है। तो दिस इज द मैचिंग प्रिंसिपल एंड द लास्ट वन इज द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ओके, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट द मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई भी कॉस्ट आप इनकर करते हैं, है ना, जो जिसका आधा रेवेन्यू आपको इसी साल मिलने वाला है, लेकिन उससे रिलेटेड बैलेंस रेवेन्यू आपको नेक्स्ट पीरियड में मिलेगा, तो वो कॉस्ट जो है वो आप रिकॉर्ड भी फिर आधा ही करोगे। जितना पोर्शन से आपको रेवेन्यू इस साल मिलने वाला है उसको इस साल मैच करके रिकॉर्ड करोगे, और जो बैलेंस पोर्शन जिससे आपको नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू मिलने वाला है, रिलेटेड रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, तो उतना पोर्शन ऑफ कॉस्ट जो है वो आप नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। ऑल्दो यू हैव इनकर्ड द टोटल कॉस्ट इन दिस पीरियड ओनली, आपने इसी पीरियड में इनकर कर लिया था, लेकिन जब उससे मैचिंग रेवेन्यू आपको बाद में होने वाला है, तो जिस पीरियड में आपको मैचिंग रेवेन्यू होगा उसी पीरियड में उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। नाउ वी कम टू डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको, डुअल मींस टू, ओके, तो डुअल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन का दो यू कैन से इफेक्ट होता है ना। ये प्रिंसिपल हमको बता रहा है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट होता है, दो साइड होता है, ठीक है। ईच ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। आप आगे जाके सिंगल एंट्री सिस्टम भी है आपके, आई डोंट नो वेदर इट इज देयर इन योर सिलेबस currently or not, but it used to be सिंगल एंट्री सिस्टम पहले हुआ करता था। इस साल आई होप कि वो शायद आपके उससे डिलीट हो गया हो, ये मैं आपको देख के बताऊंगी, कंफर्म कर दूंगी कि ये आपके करंट सिलेबस में है कि नहीं, या आपके करिकुलम से हटाया गया है। लेकिन पहले सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ा जाता था, है ना। लेकिन हम लोग जो अकाउंटिंग का सिस्टम फॉलो करते हैं, जो करंट सिनेरियो है अकाउंटिंग का, वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है, डबल इफेक्ट होता है। क्या होता है? एक डेबिट होता है और उसका इक्वल क्रेडिट होता है। जितना भी आप डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है, दो इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, हमको बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन का कभी भी एक साइड एक इफेक्ट नहीं होगा, उसका हमेशा इफेक्ट डुअल होता है। उस चीज को देख के उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। और ये इसीलिए, इसी रीजन से हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमेशा टैली होती है ना। आपको अगर कभी पूछा जाए कि व्हाई योर बैलेंस शीट ऑलवेज टैलीज, व्हाई इट हैज टू टैली, व्हाई इट हैज टू बैलेंस, बिकॉज both sides of the balance sheet tallies because of the dual aspect of the accounting principle। हमेशा हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है। जितना इफेक्ट उसका डेबिट साइड में हो रहा है उतना ही इक्वल इफेक्ट क्रेडिट साइड पे हो रहा है। इसलिए जब भी बैलेंस शीट बनेगी, फाइनल जो बैलेंस शीट बनती है वो हमेशा टैली होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट ऑलवेज टैलीज, इट ऑलवेज बैलेंसेस, ठीक है। एंड द रीजन इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ accounting। So with this we have completed this chapter. We have done all the 9 principles. We have seen what we have learned the meaning of principle, we have learned the meaning of concepts and assumptions, we have seen the difference between principle and concepts, okay. We have learned 3 concepts and we have learned 9 principles. So we have completed this chapter for now, and now it is up to you to complete all the assignments that I have given and I will be giving with this video, okay. And also whatever questions that you have in your book, okay, at the end of the chapter, all the 3 chapters, I insist कि आप तीनों chapters जो मैंने complete किया है, तो जितने भी questions हैं आपके chapters के बाद में पूरे अच्छे से आप लोग complete करिए। और कोई भी doubt हो, you can ask me, okay, but complete the assignment and complete all the answers and questions that are there in the book, okay. Thank you.